सभी मेरे प्यारे दोस्तों को विपिन पंडित का प्यार भरा और कुमार भरा नमस्कार। ये मेरी नई कोशिश है, मेरी एक नई सीरीज है खुमार भरी बातें, जिसमें मैं कवर करना चाहूँगा एक सेलिब्रिटी को, एक बहुत बड़े स्टार को, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। मैं ये देखना चाहूँगा कि उस इंसान की रियल लाइफ और रियल लाइफ आपकी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट करती है और आपको उसकी जिंदगी से क्या सीख मिलती है, क्या लर्निंग्स है उसकी जिंदगी से। तो आज मैंने सबसे पहले ये प्रोग्राम का आगाज कर रहा हूँ सदी के महानायक और सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ कहना या कुछ सुनाना कुछ बाकी नहीं रह गया है। उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, इस देश के बड़े सबसे माने हुए सुपरस्टार है वो, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि मेरा पर्सपेक्टिव अलग है और मेरी ये कोशिश अलग है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा ज़ोडिएक का और उनके Z3 ब्रांड ऑफ शर्ट्स का, जो इस न केवल इस सीरीज़ के साथ बल्कि मेरे बहुत ही पुराने एसोसिएट्स रहे हैं और पिछले करीबन 15 साल से मेरा उनका एसोसिएशन है। तो सबसे पहले कमेंसमेंट और बिगनिंग देखिएगा आप लोग, सब लोग ये देखिए कि अमिताभ बच्चन की जो जिंदगी है वो आप ही की तरह, एक कॉमन मैन की तरह शुरू हुई है। वो इलाहाबाद में, इज बॉर्न इन इलाहाबाद, तो फिर वो कॉलेज गए शेरवुड और किरोड़ीमल दिल्ली में, वहाँ से पास आउट किया और पास आउट करके उन्होंने कलकत्ता में जॉब लिया। जिस तरह से आप भी पास आउट करते हैं, आप भी ग्रेजुएट होते हैं और आप भी एक नौकरी की तलाश में चले जाते हैं, तो उन्हें भी आप ही की तरह एक नौकरी मिली। लेकिन उनके भाई थे, उन्हें हमेशा ये महसूस हुआ कि अमिताभ बच्चन में वो टैलेंट है, अमिताभ बच्चन में वो प्रतिभा है कि वो एक बहुत ही अच्छा एक्टर बन सकते हैं, इसलिए वो फोटो भेजना वगैरह शुरू हो गया। उन्होंने नौकरी छोड़ी और एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत बड़ी फैमिली से लेकर वो बम्बई में आए थे। और जिस तरह से आप भी ग्रेजुएशन करके नौकरी ढूंढते, किसी के इन्फ्लुएंस थ्रू ट्राई करते हैं, किसी का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप भी लाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हो, आपके मेरिट पे भी आपको मिलते हैं, लेकिन ये होता है जनरली ऐसा। लेकिन अमिताभ को इतना होकर भी स्ट्रगल बहुत करना पड़ा। मैंने सुना है कि मनोज कुमार के सेट पर यादगार फिल्म थी उनकी, वहाँ पर वो जाकर बैठते थे, बहुत कुछ सीखते थे वहाँ पर और बहुत स्ट्रगल किया। और इस स्ट्रगल के दौरान जैसे आप भी करते हैं, आप 10 जगह नौकरी की तलाश में घूमते हैं, किसी को बायोडाटा देते हैं, 100 लोग को ईमेल करते हैं, तब जाके कहीं 1-2 कॉल आते हैं। और जब भी कॉल आते हैं उसमें एक फियर होता है आपको रिजेक्शन का। अमिताभ बच्चन को भी रिजेक्शन बहुत लेना पड़ा है। एक तो उनकी पर्सनैलिटी कन्वेंशनल नहीं है। जिस तरह से धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, फिरोज खान, शम्मी कपूर, शशि कपूर, एक जिन्हें कह सकते हैं कि आप बहुत ही हैंडसम स्टार थे। राजेश खन्ना वॉज अ गुड लुकिंग स्टार आई वुड से। तो ये दोनों में नहीं थे, पतले से थे, दुबले से थे और बड़े हेल्दी भी नहीं थे। तो लोग उन्हें सुख लकड़ी कहते थे, कुछ लोगों ने उन्हें मिनी ऊंट कहा, कुछ लोगों ने रोल मांगने गए तो कहा कि मेरे सामने के ईरानी में अच्छा चिकन रोल मिलता है, मैं फिलहाल तो तुम्हें वही रोल दे सकता हूँ। ऑल इंडिया रेडियो पे जो आवाज के शहंशाह है उन्हें भी फेल कर दिया गया। तो ये सब उन्होंने सहा है। आप भी जाते तो एम्प्लॉयर कहता है अभी वैकेंसी नहीं है तो उसका आपका प्रोफाइल उस वैकेंसी से मैच नहीं होता है, आपको मैं पगार नहीं दे सकता हूँ, अभी कंपनी में थोड़ा सा कैश क्रंच है, पोजीशन अच्छी नहीं है, बॉटम लाइन अच्छी नहीं, तो ये सब बातें होती रहती हैं। लेकिन अमिताभ के बारे में मैं एक जरूर कहूँगा, ये बात सीखने जैसी है कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और फिर कुछ लोग आपको मिल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी हेल्प करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, आपको सिखाते हैं। उसी तरह से शुरुआत के दिनों में खास करके जिन्होंने अमिताभ बच्चन को हेल्प की थी वो थे के अब्बास, भी उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। साथ हिंदुस्तानी जो फिल्म थी उनकी, उसमें उन्होंने रोल दिया था। अमिताभ बच्चन को महमूद, अनवर अली, जया बहादुरी, शत्रुघ्न सिन्हा, रीनू आनंद, सुनील दत्त, नरगिस दत्त, इन्होंने बहुत शुरुआत में हेल्प की और बाद में उनकी पिक्चरें आने लगी, जैसे कि एक नज़र है, पिया का घर है, प्रेम में पिया का घर, संजोग, फिर सौदागर, बॉम्बे टू गोवा,
ऐसी रेशमा और शेरा, रास्ते का पत्थर, ऐसी बहुत सी फिल्में आई, लेकिन फिल्में चली नहीं। जो फिल्में जिस तरह से चलनी चाहिए और जिस तरह से एक आदमी स्टार बन जाता है, उसी तरह से ये एक्टर स्टार नहीं बन सका। लेकिन अगेन एज आई सेड कि वो इंसान चलते रहा है, उसने कभी हार नहीं मानी है। बाद में एक फिल्म आई आनंद, आनंद में इन्हें नोटिस किया गया। तो उसी तरह से आप भी जब काम करते हो तो बहुत से लोग आपका मजाक करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि इस लड़के में स्पार्क है, कुछ बात है। तो उसी तरह से लोगों ने इन्हें आनंद में नोटिस किया। भले उनके साथ जो सारी पिक्चर के क्रेडिट ले गए वो राजेश खन्ना थे, सुपरस्टार, और जाहिर है उनका बिल्कुल ऑथर बैक रोल था। लेकिन जंजीर आई बाद में, प्रकाश मेहरा साहब की ये फिल्म थी जिसे धर्मेंद्र, राजकुमार, मेरे ख्याल से राजेश खन्ना, देवानंद सभी ने रिजेक्ट किया था। लेकिन अमिताभ बच्चन ने वो रोल ग्रैब किया और सलीम जावेद जो कि थे जबरदस्त डायलॉग राइटर्स और स्टोरी राइटर्स थे, उन्होंने उनका नाम रेकमेंड किया और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। मई 1973 में मेरे ख्याल से वो रिलीज हुई थी। लेकिन उसके बाद और एक फिल्म आई नमक हराम। नमक हराम जो कि ऋषिकेश मुखर्जी साहब की पिक्चर थी, जहां राजेश खन्ना भी थे लीड रोल में और उनके साथ अमिताभ बच्चन थे। उसमें एक डायलॉग था, जब राजेश खन्ना को इंजरी होती है और अमिताभ बच्चन उनकी बस्ती में जाते हैं और जिस अंदाज से वो चलते हैं, जो सूट पहनकर वो आते हैं और जिस तेवर के साथ वो और जिस बुलंदी के साथ वो बोलते हैं, वो डायलॉग अपनी आवाज में बिल्कुल तासीर लाकर कि किस साले ने सोमों पे हाथ उठाया है कोई माई का लाल जो अपनी मां का दूध आजमाना चाहता है। ये डायलॉग मैंने जब 8th स्टैंडर्ड में था, नवंबर 1973 की मेरे ख्याल से रिलीज है, मैंने देखा तो जिस अंदाज से तालियां बजी ऑडिटोरियम में, तब मैं ये जान गया ये पेंडुलम है। एक सुपरस्टार की ओर से जो एम्परर ऑफ रोमांस है, उसकी ओर से जा रहा है एक ऐसे इंसान के पास जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, जो एंग्री यंग मैन है। और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी मुड़ के नहीं देखा। फिर ये ऐसे गजब के डायलॉग्स आने लगे कि रहीम चाचा कल और एक कुली पैसे देने से इनकार करेगा। मैंने सुना है कि लिफ्ट की दीवारों के कोई कान नहीं होते। ड्राइवर साहब, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ये सब जो सिलसिला चला वो कभी रुका नहीं। नमक हराम के बाद ही जो ट्रायल शो में राजेश खन्ना और जावेद अख्तर ने मिलकर ये फिल्म देखी थी, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था जावेद अख्तर का इंटरव्यू। उन्होंने कहा था कि राजेश खन्ना ने शो के बाद मुझे कहा कि मैंने मेरा सक्सेसर देख लिया है। तो जावेद अख्तर ने कहा कौन है वो? तो राजेश खन्ना ने कहा ये लंबू, यानी अमिताभ बच्चन। हम जब भी अमिताभ बच्चन की बात करेंगे और उनके साथ अगर बात नहीं की सलीम जावेद साहब की, तो वो पूरा वाकिया, वो पूरा किस्सा और पूरी दास्तान अधूरी रह जाएगी। जब भी अमिताभ बच्चन पे बुक लिखी जाएगी तो मेरे ख्याल से उसमें एक अहम चैप्टर होगा सलीम जावेद पर। उन्होंने एक से बढ़कर एक डायलॉग लिखे और वो डायलॉग का जो इम्पैक्ट है वो आज तक वो इम्पैक्ट जिंदा है। और हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत बार उनके डायलॉग्स यूज़ करते हैं जो उन्होंने अमिताभ बच्चन को दिए थे। तो मैं सैल्यूट करूँगा सलीम जावेद को भी। एक बात जो होती है जो सभी को, या स्टूडेंट को, स्कूल को, या बी स्कूल का, या कॉर्पोरेट सर्कल का, उसे एक बात अमिताभ से जरूर सीखनी चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी ही इज नॉट ओनली अ गुड ओरेटर, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन का इंटरव्यू में एक बार देख रहा था, उन्होंने टीवी पे कहा था कि अमिताभ जब भी फॉरेन में शूटिंग करने को जाता है तो मुझे लेटर्स लिखता है। और उन्होंने कहा अमित लिखता बहुत अच्छा है। जब हरिवंश राय ये बात कहते हैं तो फिर क्या कहने। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो ओरल हो, रिटर्न हो, इंसान की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म करियर में उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो हाइट है, जैसे कैमरा पहले उनके पैरों की ओर चलता था, और जो आवाज़ है और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बखूबी से उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। और बाद में जब नमक हराम, जंजीर जैसी फिल्में आई तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत से बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा, सिप्पीज, मुकुल आनंद, इमू आनंद, जो भी है, जिसका भी आप नाम ले लो, सभी ने, बी.आर. चोपड़ा, सभी ने बच्चन साहब को साइन किया और एक तरह से पोजीशन ले ली सीईओ की इंडस्ट्री में।
और उसी तरह से आप भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करते हो, आपका भी प्रमोशन होता है। इन दौरान आप कभी कभार गलतियां करते हो, आप इंसान हो, आपको गलतियां करने का हक है, तो फिर आप ABCL निकालते हो, फिर आप पॉलिटिक्स में चले जाते हो। आप भी कहीं आपको लगता है यहाँ जहाँ नौकरी कर रहा हूँ उससे मुझे अच्छा जॉब मिल सकता है, मैं कहीं और चला जाऊँगा और मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन आप जाते हो लेकिन बॉस अच्छा नहीं होता है, कोलीग्स अच्छे नहीं होते, पगार 3-4 महीने के बाद आपको मिलता भी नहीं है। कभी कभार ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि अमिताभ की जो पोजीशन है वो बैंक्रप्सी की तरफ आ गई थी और उन्होंने एक बार यश चोपड़ा से काम मांगा था मोहब्बत के समय, और यश चोपड़ा ने उन्हें दिया भी वो रोल और बखूबी निभाया। बच्चन साहब तो खैर अच्छे एक्टर है, उनके साथ अमर सिंह जैसे दोस्त थे जिन्होंने बहुत सी उन्हें हेल्प भी की। उन्होंने खुद कहा है तो KBC भी आई और KBC एक ब्रांड बन गई अमिताभ बच्चन की वजह से। और जिस तरह से उन्होंने उस TV सीरियल को उस रोल को निभाया, क्या कहने, फिर 4 चांद लग गए। ऐसा KBC होती थी तो ऐसा लगता था कर्फ्यू हो गया। उसी तरह से आप भी अपने आप को संवरते हो, फिर एक बार इंडस्ट्री में आते हो। खास बात यह है कि अमिताभ बच्चन एक मल्टीटास्किंग ह्यूमन बीइंग है। इन्होंने कभी कभार पब्लिक बड़े बड़े फोरम में, बड़े बड़े सेमिनार्स में, ही हैज गॉन इन एज अ कीनोट स्पीकर, एंड आई रिमेंबर 2 distinct events of advertising media marketing where he had come in to give the keynote address, and believe me, I think he spoke far better than the other reputed speakers. The thing is, जब भी वो आए तो पोडियम कहाँ है, कैमरा कहाँ पर रहने वाला है, माइक टेस्टिंग का क्या हाल है, मेरी एंट्री कहाँ से है, कितने मिनट मुझे बोलना है, वो बोलने की पूरी उस स्पीच की रिहर्सल करना। So the man is rehearsed even at this level. He is not an overconfident person. उन्होंने बहुत मेहनत करके वो एड्रेसेस दिए और सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हीं की एड्रेस की हुई। So that man is relentless, absolutely. सक्सेस आपको मिल जाता है लेकिन सक्सेस को इतना सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी में, आप ये देखो कि खुद को किस तरह से री इन्वेंट किया है। बदला आई, पिंक आई, सरकार आई, 102 नॉट आउट आई, अभी गुलाबो सिताबो आई, आप रण की बात करो, पीकू आई, और इतनी सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, कितना अलग अलग रोल किया। सो द मैन इज विलिंग टू री इन्वेंट हिमसेल्फ। ये भी एक कॉर्पोरेट सर्कल में बहुत बड़ी एबिलिटी होती है इंसान को कि उसी ढांचे में, उसी सांचे में काम करने से तो आदमी ज़्यादा कुछ सीखता नहीं, तो क्रॉस फंक्शंस जो एबिलिटी होती है वो उसे सीखनी चाहिए। एंड ही हैज टू एक्सेल, पीपल एक्सपेक्ट हिम टू एक्सेल, और बच्चन साहब ने वाकई में वो किया है। एक खास 2-3 बातें मैं जरूर कहूँगा जो इनकी जिंदगी में सीखने जैसी है। सबसे पहली बात, ही इज़ वेरी पंक्चुअल, ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, जैसे कहते हैं ना, और डिसिप्लिन, अनुशासन प्रिय इंसान है वो। और ये जो क्वालिटीज एक इंसान में होती है तो उसके थोड़े से वीक पॉइंट्स भी लोग नज़रअंदाज करने को तैयार हो जाते हैं। बच्चन साहब ने हमें इतना कुछ दिया है कि पूछो नहीं। और एक दूसरी बात यह है कि जैसे राजेश खन्ना, देवानंद, दे डिडंट रीइन्वेंट देमसेल्व्स, दे डिडंट मेक एन ग्रेट एफर्ट टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स। जो कि राजेश खन्ना इस फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार है, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत 4-5 साल उन्होंने, उनकी फिल्मों ने तहलका मचाया। 15 सुपरहिट फिल्म देना कोई जोक नहीं, लेकिन एक बात होती है कि उसे सस्टेन करना। आज सालों से अमिताभ इज रेनिंग सुप्रीम, एंड आई थिंक एज लॉन्ग एज ही इज देयर he will continue to do that because the man is absolutely committed to his profession. He is very punctual, organized, methodical, disciplined, और इसलिए अमिताभ बच्चन एक केस स्टडी बन के रह गए हैं। और अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अमिताभ साहब ने उस पर भी मात दे दी है। क्योंकि आप कह लो क्या नहीं है, लीवर के प्रॉब्लम हुए, अस्थमा था, एक नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम था, तो पुनीत सर ने जब पंच किया था तो ही वॉज वेरी वेरी सीरियस, ही हैड अ टफ टाइम। उनको फिलहाल कोविड भी हो गया था, बट वो इंसान दोबारा उभर कर आए। और मैंने उनका 60th बर्थडे था तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सप्लीमेंट निकाली थी,
उसमें चंद उनके कोस्टार्स ने उनके बारे में बहुत से सारे लोगों ने कहा था। तो उनकी एक हीरोइन रही है, बहुत पिक्चर्स में उन्होंने साथ में काम किया। उन्होंने कहा कि एक चीज कॉमन थी, हर सुबह एक सॉसर में 10 या 15 टैबलेट्स आती थी उनके लिए, और वो रोज 10-15 टैबलेट लेके फिर वो शुरू हो जाते थे काम करने। यानी एक आदमी इतनी गोलियां खाता है, उसने इतनी बीमारियों का ऐसा सामना किया है। मैं ये कहता हूँ कि उनके सामर्थ्य का बेहतरीन प्रमाण दिया है अमिताभ बच्चन ने। उन्होंने ये प्रमाण दिया है कि वो बहुत ही हर हालत में एक सक्षम अभिनेता तो है ही, लेकिन इंडिविजुअल है। उनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। आई जस्ट वांट टू थैंक अमिताभ बच्चन, और उनकी जो इंस्पिरेशन रहे दिलीप साहब, उनके प्रति भी उनका बहुत ही रिस्पेक्ट रहा है। हमेशा उनके बारे में कितनी प्यारी बातें करता। और दिलीप साहब का भी, मैं दिलीप साहब की किताब पढ़ रहा था, उन्होंने भी कहा है कि ये कलाकार कैमरा के सामने इस तरह से काम करता है कि मुझे इसे देखकर ये कहना पड़ेगा कि ये फ्यूचर है, और यही इंडिया का सबसे बेहतरीन कलाकार है। उस वक्त शक्ति में जब काम कर रहे थे साथ में, एंड ही ऑल्सो वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग वन दैट ये इंडिया में अगर कलाकार कोई ऑस्कर डिजर्व करता है तो वो अमिताभ बच्चन है। तो इस तरह से अपने इंस्पिरेशन जो रहे उनके मुंह में ऐसी बातें आती है, अपने लिए तो बहुत अच्छा लगता है। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, एंड आई थिंक आई थैंक मिस्टर बच्चन फॉर बीइंग सच एन इंस्पिरेशन नॉट ओनली टू पीपल इन इंडिया बट ऑल्सो globally. He is a great icon and absolutely brilliant he has been. I thank you for the fantastic and outstanding entertainment that you have given us. A big salute to you.